ऑनलाइन स्टूडेंट, कल के कुछ जो सेल्स फैक्ट्स का हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, उसमें कुछ डाउट है किसी को? फोल्डर का फिर से बताइए ना सर। ठीक है। उसके पहले हमने जो अपेंड ऑपरेशन देखा था वो समझा था। हाँ, उस तक की है। ओके, सो बेसिकली फोल्डर ऑप्शन की नीड क्यों है हमें कि उस पर्टिकुलर फोल्डर में अगर नया डेटा ऐड होता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे रिपोर्ट्स में रिफ्रेश जब रिपोर्ट होता है तो वो डेटा ऐड होना चाहिए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग वन सिंगल फाइल फ्रॉम द फोल्डर, हम फोल्डर का ही पाथ दे रहे हैं और उस फोल्डर में फिल्ट्रेशन कर रहे हैं रिक्वायर्ड फाइल्स के ऊपर। तो इससे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे जा रहा हूँ। होम पे जाके मैं न्यू सोर्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। न्यू सोर्स में मोर का ऑप्शन लेके फोल्डर का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे फोल्डर का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, आई सेलेक्ट कनेक्ट। पावर बीआई मुझे पाथ मांगेगा कि वो फोल्डर जो है वो कहाँ पे स्टोर किया हुआ है। तो मैं यहाँ से ब्राउज करके भी उस फोल्डर तक जा सकता हूँ या डायरेक्टली पाथ कॉपी करके यहाँ पे डाल सकता हूँ। दिस फोल्डर एडवेंचर वर्क और मैं ओके हिट कर रहा हूँ। जैसे ओके हिट करता हूँ तो जो प्रीव्यू विंडो है वो विंडो मुझे उस पर्टिकुलर फोल्डर में जितने फाइल्स हैं वो फाइल्स मुझे वो शो करेगा। यहाँ पे जितनी फाइल्स दिख रही है मुझे वो सारी फाइल्स पावर बीआई के ये ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन है जिसमें मैंने फोल्डर सेलेक्ट करके पाथ दिया था फोल्डर का, तो वो पावर बीआई क्या कर रहा है उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके वो फाइल्स को रीड कर रहा है, सभी फाइल्स को, जितनी भी फाइल्स वहाँ पे सभी टाइप्स की, CSV, SVG, टेक्स्ट। अभी इस पर्टिकुलर फोल्डर में अगर इस सेल्स की जो हमने फाइल्स ऐड की थी अगर वो उसी पर्टिकुलर मतलब इतनी ही फाइल रहती अगर जितनी हमें कंबाइन करनी है सेल्स रिलेटेड 15, 16, 17, 18, तो आप डायरेक्टली कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ऑप्शंस। बट यहाँ पे अभी मल्टीपल फाइल्स हैं तो पहले उन फाइल्स को फिल्टर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनको फिल्टर आउट करने के लिए आई विल चूज ट्रांसफॉर्म डेटा। यहाँ पे ये जो एडवेंचर वर्क नाम का एक फाइल क्रिएट हुआ और ये क्या है उस फोल्डर के अंदर की सारी फाइल्स है। मुझे बस ये एडवेंचर वर्क सेल्स जो सेल्स रिलेटेड जो टेबल्स है वही चाहिए, ये बाकी के टेबल्स नहीं चाहिए। सो आई कैन पुट फिल्टर ऑन दिस नेम कॉलम। नेम कॉलम में टेक्स्ट फिल्टर, उस टेक्स्ट में उस नाम में अगर कंटेन्स मतलब उस नाम में अगर उस पर्टिकुलर वर्ड है तो वो सेपरेट आउट करेगा। यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ सेल्स, तो यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। फिल्टर लगाने के बाद वही चार जो मुझे रिक्वायर्ड थे सेल्स की टेबल्स वही चार अभी दिख रहे हैं। देन आई कैन कंबाइन दोज टेबल्स यूजिंग दिस ऑप्शन, दिस बटन कंटेंट के साइड में जो बटन ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इसको मैं जैसे प्रेस करूँगा पावर बीआई बैकएंड में क्यूरीज को रन करके एक प्रीव्यू टेबल बना के देगा मुझे उन चारों टेबल्स को कंबाइन करके। जिनके टेबल्स को कंबाइन करने के लिए ज़रूरी क्या है, टेबल्स में कॉलम सेम होने चाहिए, टेबल्स के कॉलम्स के नाम सेम होने चाहिए एंड उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन ओके। तो ये हेल्पर क्यूरीज वगैरह ये पावर पे अपने आप बनाता है दिस वन, और ये फाइल आपको क्रिएट करके देता है वो। तो इस केस में अगर मैंने इस ऑर्डर डेट के टेबल पे देखना चाहा कि मेरे पास कितने ईयर का डेटा है, सो दिस इज कम इन ईच डे वाइज राइट, पे 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे
देखना थोड़ा मुश्किल है। अगर मेरे पास कोई ईयर का कॉलम हो तो मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ कि कौन सी ईयर का डेटा है। सो बेटर वे आई जस्ट सेलेक्ट ऑर्डर डेट एंड क्रिएट वन मोर कॉलम ईयर using add column option. Now I can check. मैं जैसे ड्रॉप डाउन करता हूँ एंड लोड मोर, सी यहाँ पे 15, 16, 17, 18 4 साल का डेटा मुझे मिल रहा है। सो इन शॉर्ट जो ऑपरेशंस हमने अपेंड में किए थे और हमने डेटा को कंबाइन किया था मल्टीपल टेबल्स को, सेम ऑपरेशंस यहाँ पे हो रहे हैं, बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे कि उस पर्टिकुलर फोल्डर में अगर क्लाइंट नए टेबल भी ऐड करता है रिक्वायर, जैसे जैसे ईयर पास होते जाएंगे और वो उसमें डेटा ऐड करता चलेगा, तो जैसे रिपोर्ट रिफ्रेश होगा वो डेटा उसमें ऐड होता चलेगा। जैसे हमने कल देखा कि 2018 का डेटा हमने बाद में ऐड किया उसमें उस फोल्डर में, देन जैसे रिपोर्ट को हमने रिफ्रेश किया यहाँ पे पावर क्यूरी में, तो वो डेटा यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस जो शेयर पॉइंट होते हैं या वन ड्राइव्स होते हैं, वहाँ पे कभी कभी क्लाइंट्स क्या करते हैं, उनका डेटा ऐसे फॉर्मेट में स्टोर रखते हैं। दिस इज यूज केस, ऐसा करता है क्लाइंट कि एक फोल्डर बनाते हैं एंड उस फोल्डर में वो उनकी ईयर वाइज जो डेटा है वो पुट करते हैं। सो अगर वैसे टाइप का डेटा रहा आपका तो दिस वे से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, ये फोल्डर ऑप्शन लेके इसी वे से करना पड़ेगा, तभी वो डायनेमिक होगा कि क्लाइंट अगर उसमें और ईयर्स के डेटा ऐड करेगा तो वो आपके रिपोर्ट्स में ऐड होती चलेगी। वही अगर हमने अपेंड से किया होता तो जितने टेबल आप इनिशियल स्टेज में लोगे वो टेबल परमानेंट हो जाएंगे, उतने ही रहेंगे वहाँ पे। तो नए टेबल्स ऐड करना रहेगा तो आपको वापस क्लाइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा, उस नए ऐड हुए टेबल को पावर क्यूरी में लाना पड़ेगा, देन अपेंड में उसको ऐड करना पड़ेगा। तो प्रोसेस वो हमेशा हर साल आपको रिपीट करना पड़ेगा, बट फोल्डर से वो रिपीटेशन नहीं होगा। दिस इज डायनेमिक वे। ठीक है, समझ गए? यस। So this source name column I'm not required. So मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। So राइट क्लिक करके मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। बाहर खींचो, बाहर। सेल्स पैक टेबल के इस पर्टिकुलर कॉलम को तो इस कॉलम को मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ? उस पर राइट क्लिक करके रिमूव कर सकता हूँ, कॉलम रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? फोल्डर ऑप्शन कौन सा नंबर का पिक्चर है? दिस इज आई थिंक 6 or 7 समथिंग। जैसे 8 तो डेसिमल रिमूव करने में पता नहीं, डेसिमल्स रिमूव करने कौन सा टेबल में से टेबल फॉर्मेट में कॉलम बताया, फिर डेटा को ट्रांसफर किया, डेटा को ऐड किया और फिर डेसिमल को रिमूव किया। डे 5 इस पर्टिकुलर टेबल में, जैसे ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो प्रोडक्ट का टेबल, मतलब कौन सा चीज वो जरा एक बार बताओ मुझे तो मैं बता सकूं आपको। बिटवीन आइकन्स वाला वो बोल रहा है। हाँ, डेसिमल नहीं, मतलब वो राउंडिंग का, हाँ। राउंडिंग अप एंड डाउन है वो वाला। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम है, राइट? अभी यहाँ पे 34.99 है, तो मेरे पास इसको मुझे राउंड करना है, मतलब एक इंटीजर वैल्यू देनी है, एक होल नंबर उसको क्रिएट बनाना है। तो उसको मैं
एज अ 34 भी ले सकता हूँ, 35 भी ले सकता हूँ, राइट। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको क्या रखना चाहिए। जैसे क्लाइंट अगर बोले कि मुझे इंटीजर्स में या डेसिमल प्लेसेस में नहीं चाहिए, आप उसको राउंड अप कर दो, ठीक है। तो अब अगर आप राउंड अप करते हो तो नॉर्मल जैसे अपन एक पकड़ के चलते हैं कि अगर मेरा वैल्यू लेट्स से 1.5 है, तो मतलब अगर 0.5 से ज़्यादा है तो अपन क्या करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, 2 कंसिडर कर लेते हैं, और 0.5 से नीचे है तो उसको हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। जैसे अगर मैं प्रोडक्ट प्राइस के कॉलम्स को सेलेक्ट करता हूँ एंड ट्रांसफॉर्म में जाके लेट्स से यहाँ पे देखो राउंडिंग ऑप्शन है, 3 ऑप्शंस मेरे पास है, राउंड अप, राउंड डाउन एंड राउंड अप मतलब 34.99 का वो 35 कंसिडर करेगा। जैसे मैं इसको राउंड अप करता हूँ, देखो ये 35 हो गया, सो सारे होल नंबर्स में कन्वर्ट हो गए, तो उसने अप किया, उसको राउंड अप किया। वही अगर मैं इसको राउंड डाउन करूँ, ये स्टेप डिलीट करता हूँ मैं, अगेन प्रोडक्ट प्राइस को हम ट्रांसफॉर्म में राउंड डाउन, उसको 34 ले लेगा, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन कि हमें क्या चाहिए। राउंड किया तो सर जो नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं। राउंड मतलब जो डेसिमल प्लेसेस वहाँ पे है वो आपको लिमिट करना है कि वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको देखना है। जैसे मेरे को अगर वहाँ पे एक डेसिमल प्लेस ही देखना है या 2 देखने हैं, 3 देखने हैं, फॉर एग्जांपल अभी जैसे यहाँ पे 34.99 है, 2 डेसिमल प्लेसेस पे दिख रहा है ना सब, मुझे यहाँ पे एक डेसिमल ही देखना है, 34.9 देखना है, बस एक एक डेसिमल प्लेस ही देखना है। तो उसके लिए फिर वो राउंड ऑप्शन है। जैसे मैं राउंडिंग में राउंड ऑप्शन लेता हूँ तो वो मुझे पूछता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक रखना है। इटसेल्फ अगर मैंने 1 दिया तो वो एक रखेगा, जैसे 34.9 को वो राउंड करके 35 दिया उसने, एंड 33 जिसका इसका डेसिमल एक था वो उसने एक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लिया। मतलब अगर राउंड डाउन भी करते, लेट से मैंने अगर मेरा 34.65 है और मुझे मैंने उसको एक डेसिमल प्लेस पे राउंड किया, तो वो अगर 5 है तो वो 6 का 7 कर लेता है, वो डेसिमल को भी राउंड कर लेता है। वो पता है ना मैथमेटिक्स में अपन अगर 5 से ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस हो, जैसे मेरे अगर 2.17 है, 2.17 अगर वैल्यू है मेरी, तो अगर मैंने एक डेसिमल प्लेस तक राउंड किया तो वो 7 को वो क्या करता है, 7 को निकाल देता है, लेकिन 1 को 2 कर देता है, राइट। ये मैथ्स में पढ़ा है ना हमने, क्या नहीं पढ़ा, या भूल गए, ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे अभी तक कितने टेबल्स लोड किए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वन मोर टेबल है, उसको भी लोड कर लेते हैं। न्यू सोर्स टेक्स्ट CSV, टेरिटरीज का एक टेबल है हमारे पास, मैं उसको भी लोड कर रहा हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यस सर। टेरिटरीज के टेबल में ट्रांसफॉर्मेशन करने लायक कुछ है नहीं, जस्ट की बनी हुई है। जस्ट हिट ओके, टेरिटरीज का टेबल भी यहाँ पे आ गया, ओके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेरे पास अभी एक 7-8 टेबल्स, मैंने जितने डेटा सोर्स से मुझे रिक्वायर्ड टेबल थे वो सारे टेबल्स मैंने लोड कर लिए हैं। वन मोर ऑप्शंस, एडवांस एडिटर का मैंने बताया था, आई थिंक पहले एक दो टीचर एडवांस एडिटर का नहीं बताया, मैंने बताया था ना, कोड कॉपी करके, हाँ वो कोड कॉपी करके बताया था ना। हाँ लेकिन वो प्रीमियम फंक्शन ऐसे होता है। नहीं नहीं वैसे नहीं, जैसे मान लो कि वापस एक बार बताता हूँ कि लेट्स से ये कैलेंडर टेबल है, तो पावर क्यूरी में जो लैंग्वेज यूज़ होती है कोडिंग के लिए वो M लैंग्वेज होती है, ठीक है, M लैंग्वेज। तो M लैंग्वेज यहाँ पे दिख रहा है, ये फॉर्मूला बार में कुछ कुछ ऐसा फॉर्मूला जैसा टाइप हो गया है। जो भी आप स्टेप्स करते हो उस स्टेप्स को, जैसे ये रीनेम का स्टेप है, तो उस स्टेप्स को रन करने के लिए एक कोड यहाँ पे लिखा है M क्यूरी में, जिसको हम M लैंग्वेज या M क्यूरी बोलते हैं।
ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि पावर क्यूरी में कौन सी लैंग्वेज या कौन सी कोडिंग यूज होती है, तो एम लैंग्वेज, एम फॉर मनी, ठीक है, एम लैंग्वेज याद रखने का। इसमें प्रोफिशिएंसी जरूरी नहीं है कि आपको एम लैंग्वेज के ऊपर प्रोफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उस ऑप्शन से ही ट्रांसफॉर्मेशन करते हो आप, ये कोडिंग टाइप नहीं करते, ये कोडिंग अपने आप बनती है यहाँ पे। इसके इसके ऊपर भी आप प्रोफिशिएंसी कर सकते हो, इसके लिए भी रिगार्डिंग सेपरेट कोर्सेस इसके ऊपर होते हैं, मास्टर इन एम क्यूरी और एम लैंग्वेज, ठीक है। तो वो जब आप सर्टन एक्सपीरियंस गेन कर लोगे तब आप उसको एक्सटर्नली कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बट मैंडेटरी नहीं है कि आपको एम क्यूरी आनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, वो सारे ऑप्शन हम जितने ऑप्शंस यहाँ पे हैं, होम ट्रांसफॉर्म ऐड करो, वो उसके थ्रू ही हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ओके। तो ये जो एम क्यूरी है, अगर मैंने इस कैलेंडर टेबल को सेलेक्ट किया एंड देन आई गो टू होम, और यहाँ पे देखो होम में एडवांस एडिटर का एक ऑप्शन है, इस एडवांस एडिटर को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उस पर्टिकुलर टेबल में जितने मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किए, जितनी स्टेप्स किए, उसकी एक स्क्रिप्ट जनरेट होती है। ये एम क्यूरी है, ये एम लैंग्वेज है, एम कोडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर मैंने इस एम कोड को कॉपी कर लिया, लेट्स से आई विल कॉपी दिस एम कोड एंड इन होम न्यू सोर्स आई यूज ब्लैंक क्यूरी। अगर मैंने ब्लैंक क्यूरी लिया तो एक ब्लैंक क्यूरी ओपन हो जाएगा जिसमें कुछ नहीं है अभी, ठीक है। अगेन मैं इस क्यूरी वन को सेलेक्ट करके होम पे जाके एडवांस एडिटर की स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कोडिंग नहीं है, जस्ट लेट एंड इन है, इसमें बीच में कुछ नहीं है। और जो कोड मैंने कॉपी किया तो मैं यहाँ पे अगर रिप्लेस कर दूँ और डन कर दूँ तो जो कैलेंडर का टेबल मैंने बनाया था ना उसका कॉपी भी बन जाएगा यहाँ पे। तो उस एम कोड का यूज करके आप टेबल्स की कॉपी बना सकते हो, ठीक है। बस इतना है एम कोड रिगार्डिंग, उसका यूज आप ऐसे कर सकते हो। अनदर ऑप्शन देखो, यहाँ पे जैसे मैं इस कैलेंडर टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ और अगर मुझे इस टेबल का एक डुप्लीकेट बनाना है, कॉपी बनानी है, तो नॉर्मल वे से अपन कैसे करते हैं, कोई लेट्स से मेरे पास कोई फाइल हो, कोई भी एक्सेल वगैरह की, तो उसकी अगर कॉपी बनानी हो अपने, तो अपन क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, राइट, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, ना कि पेस्ट कर देते हैं। तो वैसे इस कैलेंडर टेबल पर जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, देखो यहाँ पे डुप्लीकेट एंड रेफरेंस, ठीक है। जैसे मैं डुप्लीकेट करता हूँ इसको, ये कैलेंडर है और इसका डुप्लीकेट ये है, इसमें और इसमें क्या फर्क दिखता है, कुछ फर्क दिखता है इसमें, इसमें सेम ही है ना। और अभी इस कैलेंडर टेबल को मैं क्लिक करके रेफरेंस कर रहा हूँ, अगेन टेबल ही आया है यहाँ पे, ये कैलेंडर टेबल ही मुझे दिख रहा है, लेकिन इसमें और इसमें देखो फर्क क्या है। ये वाला टेबल देखो, ये वाला देखो, कुछ फर्क दिखता है इसमें। अब आप, मैं जस्ट जनरल ऑब्जर्वेशन से बोल रहा हूँ कि आपको क्या फर्क दिखता है इसमें और इसमें। ये मेरा फर्स्ट टेबल है, ठीक है, ये डुप्लीकेट से लिया हुआ है और ये रेफरेंस से बनाया हुआ है। ये देखो, ये अप्लाइड स्टेप्स में ना, यहाँ पे दिख रहा है अप्लाइड स्टेप्स, ये अप्लाइड स्टेप्स में कुछ नहीं है, जो मैंने रेफरेंस से बनाया था वहाँ पे स्टेप्स नहीं है कुछ भी। इन शॉर्ट, ये अपना मेन टेबल था, इसकी ये जो लास्ट की स्टेप है, ये लास्ट की स्टेप मतलब ये है सोर्स, ठीक है। एंड जो डुप्लीकेट से बनाया था उसमें सारी स्टेप्स है, ओके। तो कभी कभी इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डुप्लीकेट एंड रेफरेंस। तो डुप्लीकेट जब आप टेबल को करते हो तो ऑल द अप्लाइड स्टेप्स आल्सो डुप्लीकेटेड, लेकिन अगर आप किसी टेबल का रेफरेंस करते हो तो ओनली वो जो मेन टेबल है, जो पेरेंट टेबल है, उसकी जो लास्ट स्टेप रहती है वो एज अ वो सोर्स कंसिडर करती है। मतलब जो आपका फाइनल आउटपुट है, जैसे कैलेंडर टेबल का मैंने इस लास्ट स्टेप तक जो ये फाइनल आउटपुट था, ये आउटपुट मेरा इस रेफरेंस में एज अ सोर्स आएगा,
यहाँ पे कुछ स्टेप्स नहीं दिखेगा मुझे। देन आई कैन चूज, मुझे अगर और कोई ट्रांसफॉर्मेशन करने तो मैं इस पे और ऐड कर सकता हूँ, लेकिन सोर्स उसका क्या रहेगा, ये कैलेंडर टेबल की ये लास्ट है। ठीक है, तो इसके यूज केसेस भी डिपेंड करते हैं। जैसे मैं अगर इस कैलेंडर टेबल को डुप्लीकेट कर रहा हूँ यहाँ पे, देन मुझे सारी स्टेप्स भी मिल रही है। तो मान लो कि मुझे जैसे कोई वो आगे एक टॉपिक है हमारे पास, रो लेवल सिक्योरिटी उसको हम बोलते हैं, तो कभी कभी हमें वहाँ पे डुप्लीकेशन टेबल्स के करने पड़ते हैं। तो जैसे मैं टेबल्स को डुप्लीकेट कर रहा हूँ और किसी वजह से मुझे दोनों टेबल्स लोडिंग में रखने हैं, तो जितना टाइम ये इस कैलेंडर को लोड करने के लिए लेगा उतना ही ये इस कैलेंडर को भी लोड करने के लिए लेगा, क्योंकि ये सारे स्टेप्स उसको वापस फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। लेकिन अगर मैंने रेफरेंस लेके किया हुआ है ये वाला टेबल, तो उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं क्या, राइट। तो वो अगर वो क्या करेगा, सिंपली इस कैलेंडर को रिफ्रेश करेगा, इसका जो फाइनल आउटपुट है उसको सोर्स पकड़ के ये आउटपुट दे देगा, तो ये रिफ्रेश जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसको टास्क नहीं है कुछ भी यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स के अंदर। लेकिन अगर डुप्लीकेशन से लिया हुआ है तो उसको हर एक स्टेप्स स्टार्ट से करनी पड़ेगी इस टेबल के लिए भी। सो डुप्लीकेशन ऑफ टेबल जो होता है हम प्रेफर करते हैं हम रेफरेंस से उसको बनाएं। ठीक है, अंडरस्टैंड। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इंटरव्यू में हमेशा आपको पूछेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट, कुछ डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, नोट करते रहना साथ में, जैसे जैसे मैं बोलूंगा ना कि ये दिस इज इम्पोर्टेंट वन, ये इंटरव्यू में पूछते हैं, तो कहीं पे नोट करते चलो उसको पेपर्स पे वगैरह की, या सिर्फ क्वेश्चन नोट करते चलो, ताकि जब आप वापस से पढ़ते हो तो वो आपको क्लिक होता है कि हाँ दिस इज द कुछ इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़े या प्रैक्टिस करें उसके ऊपर। ठीक है, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, अपने पास ऑलरेडी कैलेंडर है। ऑल्सो ये जो टेबल्स है, इन टेबल्स के नाम मुझे चेंज करने हैं, सो आई कैन चेंज ओवर हियर ऑल्सो। मैं राइट क्लिक करके रीनेम कर सकता हूँ, या इन टेबल्स को मैं पावर BI डेस्कटॉप में लोड करने के बाद वहाँ पे भी चेंजेस कर सकता हूँ टेबल्स के में। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कुछ ऑप्शंस बचे हैं क्या। जैसे अभी यहाँ पे ये जो ऑप्शन है कीप रोज एंड रिमूव रोज, इसका क्या मतलब होता है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल ये टेरिटरीज का मेरा लेट्स से टेबल है, यहाँ पे लेट्स से मेरे पास 10 रोज है यहाँ पे, और मैं होम में जाके रिमूव रोज पे करूंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन देगा, रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज। टॉप रोज अगर मैंने सेलेक्ट किया तो पूछेगा कि कितने टॉप के कितने रोज रिमूव करने हैं मुझे। मैं अगर एक दे दूँ तो वो एक रो रिमूव कर देगा, दो दे दूँ तो दो रिमूव कर देगा। ठीक है, जैसे मैं एक देता हूँ, यहाँ पे उसने एक रिमूव कर दिया तो अभी दो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, रिमूव अल्टरनेट रोज, रिमूव डुप्लीकेट्स। अगर किसी टेबल में डुप्लीकेट्स है तो आप ये ऑप्शन यूज करके उसके अंदर के डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हो। रिमूव ब्लैंक रोज, रिमूव एरर्स। सेम वे कीप रोज, जैसे रोज रिमूव करने हैं वैसे कीप करने हैं, कौन से रोज रखने हैं। इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे कीप टॉप रोज बोल रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सिर्फ दो दिया तो आउटपुट क्या आएगा, दो ही बचेंगे, बाकी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शंस की थोड़ी एक्सप्लोर करो इस ऑप्शन को, कीप रोज एंड रिमूव रोज। अगेन दिस A to Z एंड Z to A, दिस इज सॉर्टिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको यूजफुल ऑप्शंस है, जैसे मैंने ये पर्टिकुलर कॉलम पे मुझे कुछ ऑपरेशन करना है तो उस पर अगर आप राइट क्लिक करते हो तो जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ना तो यहाँ पे सॉर्ट हो जाते हैं, जितने आपको चाहिए होते हैं ना वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। यही इतने से ही मोस्टली यूज हो जाते हैं ऑप्शंस। आपको हर टाइम वो पर्टिकुलर ऑप्शंस को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप राइट क्लिक करके भी शॉर्टकट से उस ऑप्शन को ले सकते हो। बट
हम ऑप्शंस ढूंढ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें पता हो कि वो ऑप्शंस कहाँ बिलोंग करता है, उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो कहाँ पे है ऑप्शंस। ठीक है, इसलिए अभी के लिए फिलहाल के लिए आप उस पर्टिकुलर ऑप्शंस को ढूंढो इस मेनू बार में जाके, ताकि आपको एक बार वो पता चले कि ऑप्शन कहाँ पे, देन यू कैन यूज शॉर्टकट। बट इनिशियली शॉर्टकट मत मारो, इनिशियली उस ऑप्शन को पर्टिकुलर उस लोकेशन पे जाके यूज करो। ठीक है, देन ये स्प्लिट कॉलम जो ऑप्शंस है, ये डेलिमिटर या सेपरेटर अगर मेरे पास है, जैसे मेरे पास अगर कोई वर्ड है, जैसे कोई टेबल ले लेते हैं, ये प्रोडक्ट एसक्यूओ का देख लेते हैं एक बार। ठीक है, और मैं इसमें होम में जाके स्प्लिट कॉलम कर रहा हूँ बाय डेलिमिनेटर में यहाँ पे मैंने ये दिया है आइफन जो यहाँ पे है बना हुआ, एंड ईच ऑकरेंस ऑफ द डेलिमिनेटर, 3 कॉलम बन जाएंगे, स्प्लिट हो जाएगा वो कॉलम। ठीक है, अगर सर उसमें आपने देखा फर्स्ट मतलब उसमें 2 आइफन थे, हम्म, तो आपने अगर उसको ऑर्डर दिया कि एक ही आइफन कंसिडर करेंगे तो 2 ही होंगे ना, वैसे ऑर्डर दे सकते हैं 2 ही कॉलम बनेगा ऐसा। मतलब ये पहले वाला स्किप करना है, एच एल डैश, एचएल एक और बाकी का एक ऐसे। मतलब सिर्फ एच एल एक में रहना चाहिए। तो उसके लिए फिर स्प्लिट कॉलम क्यों लेना है? मैं ऐड कॉलम करके टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर यूज करके निकाल सकता हूँ ना। हाँ, वो इजी जाएगा ना, कि स्प्लिट कॉलम में जाके और ऑप्शन एक्सप्लोर करने से अच्छा जो ऑप्शंस मुझे पता है मैं उस ऑप्शन से वो टेबल, फाइनली एंड ऑफ द डे में मुझे क्या चाहिए, मुझे ये एच एल एक कॉलम में चाहिए और बाकी का एक कॉलम में चाहिए, तो मैं एच एल यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके दोनों में से अलग अलग निकाल सकता हूँ। तो इससे भी स्प्लिट कॉलम से भी होगा वो, जैसे बाय डिलिमिनेटर से मैंने यहाँ पे 2 दिया, एच एल एंड ये अलग अलग हो गए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ऑप्शंस को, जैसे मैंने बोला ऑप्शंस है यहाँ पे, आप आपके माइंड के हिसाब से ऑप्शंस को घुमा सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो उसको। ठीक है, बस ये डेवलपर के ऊपर है कि उसको कौन से ऑप्शन सुटेबल लगते हैं, इजी लगता है, तो वो ऑप्शंस यूज कर लेता है। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम, जैसे हमने यहाँ पे अपेंड क्यूरीज देखा था, राइट, अपेंड देखा था ना हमने, वैसे ही यहाँ पे एक मर्ज क्यूरीज भी है। तो ये मर्ज क्यूरीज क्या होता है? मर्ज क्यूरीज बेसिकली मेरे पास अगर एक या दो या मल्टीपल टेबल्स हैं, तो कॉमन कॉलम के बेसिस पे उन 2 टेबल्स में जो कॉमन कॉलम रहेगा, उस कॉमन कॉलम के बेसिस में उन टेबल्स को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। हाँ, जो भी कीज रहेंगी या जो कॉलम्स रहेगा दोनों के बीच में, कॉमन कॉलम, उनके बेसिस पे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। अभी ये जो ज्वाइन की जो कंसेप्ट है, उसको एसक्यूएल में भी डीपली आपका होगा वो ज्वाइंस। मोस्टली ज्वाइंस जो है, ज्वाइंस या ये अपेंड जो ऑपरेशंस होते हैं, ये सारे ऑपरेशन हम डेटा सोर्स लेवल पे करते हैं, जहाँ पे एक्चुअल डेटा होता है, जहाँ पे आपको एसक्यूएल क्यूरीज रन करके आप वहाँ पे डेटा सोर्स पे ही वो व्यूज बना लेते हो। क्योंकि आप जब ये ऑपरेशंस अपेंड या मर्ज क्यूरीज ऑपरेशन पावर बीआई या पावर क्यूरी में करते हो यहाँ पे, तो वो बैकएंड में आपके रिपोर्ट्स का लोड बढ़ाता है, तो उतना रिफ्रेश टाइम ज़्यादा लेता है आपका रिपोर्ट।
तो ये ऐसी हेवी क्यूरीज जो होती है, जैसे ज्वाइंस करने हैं या टेबल्स को एक दूसरे के साथ अपेंड करने हैं, हो सकता है कि आपके दो या तीन टेबल्स को आप एक दूसरे के ऊपर अपेंड कर रहे हो और उसमें मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो, तो बहुत बड़ा डेटा बन जाएगा। तो इसीलिए उस डेटा को आप वो ऑपरेशंस यहाँ पे करने से अच्छा आप वो डेटा सोर्स पे करो, जहाँ पे डेटा रखा हुआ है। जब आप कनेक्टर से पावर बीआई से उस डेटा सोर्स को कनेक्ट करते हो टेबल्स जब फेच करने के लिए, वहीं पे वो ऑपरेशंस परफॉर्म करके व्यूज बनाए जाते हैं और आप उस व्यूज को सेलेक्ट करते हो एज अ टेबल। तो मतलब डायरेक्टली जो आउटपुट यहाँ पे आप मर्ज या अपेंड करके ला रहे हो, वही आउटपुट को वहां पे परफॉर्म करके आप उस आउटपुट को यहाँ पे लेके आते हो डायरेक्ट, इन शॉर्ट। ठीक है, ये ऑपरेशंस अपेंड क्यूरीज, मर्ज क्यूरीज मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि जो ऑपरेशंस डेटा सोर्स में किए जा सकते हैं वो ऑपरेशंस हम पावर बीआई के पावर क्यूरी में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए कि कैसे उनको परफॉर्म करना है। ठीक है, इन शॉर्ट कभी इमरजेंसी में आपको अगर वो करने की बारी आई कि आपको मर्ज या अपेंड यहीं पे करना है क्यूरी में, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे परफॉर्म करे, इसीलिए मैं आपको ये ऑप्शंस बता रहा हूँ। ठीक है, तो अपेंड क्यूरीज हमने देखा कि टेबल्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करना है। उसमें मैंडेटरी चीज़ें कौन सी है कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए, कॉलम्स के नाम सेम होने चाहिए। तीन रिकमेंडेशन है, तीनों चाहिए, तभी आप उसको एक दूसरे के साथ अपेंड कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको क्लाइंट को बोलना है कि पर्टिकुलर जो कॉलम्स हैं उनके नाम जो है वो सेम करो, क्योंकि डेटा सोर्स में आप चेंजेस नहीं कर सकते कुछ भी। डेटा सोर्स में एक्सेस आपको सिर्फ एज अ व्यूअर दिया जाता है, या मतलब आपको सिर्फ डेटा फेच करने के लिए एक्सेस होता है। डेटा के साथ कुछ भी छेड़खानी करने का एक्सेस हमें नहीं होता है, और हम वो करते नहीं है। एज अ डेटा एनालिस्ट हम डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा के साथ मैनिपुलेशन नहीं करते। ठीक है, वो हमारा स्कोप ऑफ वर्क नहीं है। अगर डेटाबेस के साथ काम करना है तो डेटा इंजीनियर्स एंड वो क्लाइंट के स्कोप में रहता है, क्योंकि क्योंकि आप एक रो भी उनका डिलीट नहीं कर सकते, और वो एक्सेस भी नहीं होता है, और हमें करते भी नहीं है, क्योंकि हमें कोई राइट्स नहीं होता है कि किसी का डेटा हम डिलीट करें। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखने की, जब भी आप क्लाइंट के डेटा सोर्स के साथ कुछ कर रहे हो, वहाँ पे व्यूज को कुछ अपडेट कर रहे हो, तो बस एक्सेस करने के लिए यूज करो उसको। भले ही आपके उन्होंने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करके रखे हो एडमिन के वगैरह, बट वो क्रेडेंशियल मोस्टली आपको बस कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए ही यूज करने हैं, मैनिपुलेशंस के लिए यूज नहीं करने हैं। ठीक है, तो डेटा के साथ कभी मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन इन द सेंस में क्या बोल रहा हूँ कि डेटा सोर्स में जाके वहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी जैसे कोई अपडेट डिलीट, ये जो कमांड्स होती है एसक्यूएल में, वो सारी कभी वहाँ पे यूज नहीं करनी होती। मोस्टली वहाँ पे हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, व्यूज क्रिएशन। ठीक है, व्यूज मोस्टली यूज होता है, ताकि व्यूज में हम स्टोर करते हैं डेटा, क्यूरीज रन करके व्यूज में हम स्टोर करते हैं, और उस व्यूज को एज अ टेबल यूज करते हैं। ये जो कंसेप्ट है अभी जैसे व्यूज एसक्यूएल वगैरह, ये जब एक्चुअल एसक्यूएल आपका होगा क्लास में, तब ये कंसेप्ट और क्लियर होगा, तब आपको लिंक बनाना इजी जाएगा। जब हमने पावर बीआई पढ़ा था और तब ये वर्ड सुने थे, तो उनका मीनिंग क्या है जब आप वो पढ़ोगे तब आपको डिटेल में पता चलेगा। ठीक है, तो एसक्यूएल में जो यूनियन ऑपरेशन होता है, ये दिस इज नथिंग बट दिस अपेंड, और एसक्यूएल में जो ज्वाइन ऑपरेशन होता है वो नथिंग बट दिस मर्ज। ठीक है, तो मर्ज में जैसे अपेंड में हमने देखा था कि रोज बढ़ते हैं, कॉलम्स सेम रहते हैं, रोज बढ़ते हैं, वैसे मर्ज में कॉलम्स बढ़ते हैं, रोज वही रहते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं देखा जाऊँ तो मर्ज में नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ते हैं, क्योंकि आप दो टेबल्स को एक साथ ज्वाइन करते हैं। तो बेसिकली एक टेबल में अगर 2 कॉलम है और टेबल में 5 कॉलम है, तो ज्वाइन जब करोगे तब वो मल्टीपल कॉलम्स आपको मिलेंगे। इसलिए मर्ज में नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ेंगे, अपेंड में नंबर ऑफ रोज बढ़ेंगे। ठीक है, यूनियन। ठीक है, तो ये मर्ज क्वेरीज जो है ना, ये अपन मैं आपको कल सिखाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन मुझे आपको प्रॉपरली देना पड़ेगा उसका। तो कुछ और ऑप्शन जो है यहाँ पे, तब तक अपन वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक ऑप्शन है पिवोट अनपिवोट का। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे पिवोट कॉलम है, अनपिवोट कॉलम है। जैसे मैं अनपिवोट पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो कुछ एक टूल टिप ऑन हो रहा है,
टूल टिप इन द सेंस कि एक इन्फॉर्मेशन बार पॉपअप होके आता है उस पर्टिकुलर चीज़ पे अगर हम होवर करते हैं, उसको टूल टिप बोलते हैं। तो वो टूल टिप क्या बता रहा है कि ट्रांसलेट ऑल बट द करंटली अनसेलेक्टेड कॉलम्स इनटू एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज एंड पेयर्स। मतलब इन शॉर्ट अनपिवोट का मतलब होता है आप कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अनपिवोट मतलब कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करते हो, पिवोट मतलब रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो उसके लिए लेट्स से मैं होम में जाके एक डेटा एक फाइल लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। वो कैसे वो देखते हैं अपन। अभी देखो ये टेबल में लोड कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रीव्यू में क्या दिख रहा है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे नाम दिख रहा है ना। तो इन शॉर्ट इसको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, तो इसको हमें ट्रांसफॉर्मेशन में हम ओपन कर रहे हैं इसको टेबल। अभी हम ट्रांसफॉर्म में ही तो बस ओके की आएगा, लेकिन अगर पावर पे डेस्कटॉप में इसको ओपन करते तो हमें ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इससे हमें छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। ठीक है, वो यूज कर ली। अभी अगर मैंने डेटा को देखा तो डेटा कैसा है, ये जो हेडर्स में ना देखो यहाँ पे मुझे ईयर्स दिख रहे हैं 1994, 95, 96 एंड इंडिविजुअली पर्टिकुलर ईयर का सेल कितना है एंड रेवेन्यू कितना है वो फील्ड यहाँ पे मुझे दिख रही है। राइट, तो इसको एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल है ना। अगर मेरे पास जैसे अभी 5-6 साल का डेटा है तो इट्स ओके, मुझे पता चलेगा कि हाँ 1998 में ये वैल्यू है और 94 में ये, तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। अगर मेरे पास बहुत सारे साल का डेटा रहेगा, 10-15-20 साल का डेटा रहेगा, तो उतने कॉलम्स यहाँ पे बढ़ेंगे, तो कंपेरेटिवली मुझे अगर देखना पड़े तो ऐसे स्क्रॉल वगैरह करके वो देखने पड़ेगी वैल्यूज। ठीक है, तो इस डेटा को, इस टेबल को अपन एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल ही रहेगा बट एक रीडेबल फॉर्मेट रहेगा प्रॉपरली। ठीक है, अभी बस जस्ट ऑब्जर्व करो कि ये फॉर्मेट में हमें मिला है डेटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले मैं इस फर्स्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ एंड देन आई जस्ट गो टू ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले मैं अनपिवोट कर रहा हूँ। अनपिवोट का क्या मतलब होता है, ठीक है, तो अनपिवोट कॉलम के नीचे जब मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ अनपिवोट अदर कॉलम्स, ये ऑप्शन ले रहा हूँ। मैंने कौन सा कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया है। अनपिवोट अदर कॉलम्स, अदर कॉलम्स को मैं रोज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं अनपिवोट अदर कॉलम का ऑप्शन ले रहा हूँ। समझो मुझे क्या करना है, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसलिए ट्रांसफॉर्म में जाके अनपिवोट का ऑप्शन ले रहा हूँ, अनपिवोट अदर कॉलम्स। एक कॉलम मैंने पहला सेलेक्ट कर चुका ऑलरेडी, इसलिए अनपिवोट अदर कॉलम का ऑप्शन ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है मुझे, जो रोज थे, एक बार ऊपर की मैं स्टेप दिखाता हूँ आपको। ये यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू था। ये जो हेडर में जो मुझे दिख रहा था 1994, 1995, 1996, ये अभी कैसे आया हुआ है, रोज में आया है। ये रोज में आया ना। ठीक है, और अगर 1994 के लिए मेरे पास यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू की दो वैल्यू थी, इसलिए 1994 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यूनिट सेल्स के लिए एक 1994, टोटल रेवेन्यू के लिए एक 1994। बराबर, यहाँ तक समझ गए। क्या किया हमने, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर लिया पहले। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे अभी ये जो नाम है ना, जैसे मैं ये यूनिट सेल्स एंड रेवेन्यू, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे कंसिडर करो कि डेटा में अगर मेरे पास यहाँ पे एक ईयर का कॉलम आ जाए, ये जो ईयर यहाँ पे दिख रहा है ना 1994, वो अगर यहाँ पे आ जाए लेट्स से 1994, और ये यूनिट सेल जो है ये यहाँ पे चला जाए, और ये रेवेन्यू जो है यहाँ पे चला जाए, तो मतलब ईयर, उसका यूनिट सेल एंड उसका रेवेन्यू, एक रो में दोनों वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे अभी क्या करना है, इन रोज को कॉलम में लेके जाना है। ये यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल और टोटल रेवेन्यू, ये सारे रोज है ना मेरे पास, इनको कहाँ पे लेके जाना है, इन कॉलम्स में लेके जाना है। इनके कॉलम्स बनाने हैं मुझे।
तो ये फर्स्ट वाला मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगेन गो टू ट्रांसफॉर्म पिवट कॉलम्स, और ये वैल्यूज का कॉलम जो है, वैल्यूज का कॉलम में वैल्यू कहाँ पे है, ये जो यूनिट सेल का जो है ना, ये एट्रीब्यूट नेम है, यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ। यूज द नेम इन अ कॉलम टू क्रिएट अ न्यू कॉलम्स, न्यू कॉलम्स जो क्रिएट होगा, लेट्स से मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ये देखो यूनिट सेल्स जो रोज में था वो कॉलम्स में चला गया, और एसोसिएटेड वैल्यू उसने ले ली, और जो एट्रीब्यूट में क्या बचा मेरे पास, ईयर्स बचे। तो मैं इस एट्रीब्यूट को मैं रीनेम कर सकता हूँ ईयर्स में। अगर मैं अभी इस डेटा को देखता हूँ तो कंपेरेटिवली दिस इज रीडेबल ना, ये अंडरस्टैंड करने के लिए इजी है कंपेरेटिवली, जैसे डेटा मुझे मिला था ये वाला। तो डेटा को आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है, एक रो से मुझे पता चल रहा है कि उसका यूनिट सेल कितना है, रेवेन्यू कितना है, लेकिन दिस पर्टिकुलर केस में मुझे नहीं पता चल रहा था, राइट। तो पिवट अनपिवट का यूज केस ये है, अगर मुझे कॉलम्स के रोज बनाने तो क्या करते हैं हम, अनपिवट करते हैं, और रोज के कॉलम बनाने तो पिवट करते हैं, सिंपल है, ठीक है। आपको अगर पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनपिवट एंड पिवट, पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो सिंपल वे, अनपिवट मतलब हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर मुझे कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना है तो मैं अनपिवट यूज करता हूँ, और अगर मुझे रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है तो देन आई यूज पिवट। ओके, कुछ डाउट है इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट? नो, नो सर। समझ गए ना, या वापस समझाओ? No, sir. नॉट रिक्वायर्ड? ठीक है। अभी लेट्स से मैं ये कस्टमर का टेबल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ये वैलिड, एरर, एम्प्टी, ऐसे कुछ दिख रहा है ना। तो ये क्या है, ये व्यू में जाके इस व्यू ऑप्शन में देखो, ये शो व्हाइट स्पेस एंड कॉलम क्वालिटी दिखाता है मुझे। अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम प्रोफाइल भी ऑन करता हूँ ना, तो देखो ये कॉलम प्रोफाइल मुझे देता है कि उसमें उसका काउंट कितना है, डिस्टिंग कितने हैं, यूनिक कितने हैं, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम कौन सी है, एवरेज कितना है, ये सारी मुझे वो यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक्स देगा उस कॉलम के बारे में, ठीक है। ये अपने हिसाब, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको अगर उस पर्टिकुलर कॉलम के बारे में और डिटेल में देखना है कि उसमें क्या वैल्यूज डाली हुई है, कौन सी मिनिमम है, कौन सी एवरेज है, तो ये ऑप्शंस कुछ है यहाँ पे दिए हुए, उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं और व्यू में जाके इस कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन को अगर ऑन करूँ तो यहाँ पे ये जो आता है ये एरो कुछ ग्राफिकल वे में, ये डिस्ट्रीब्यूशन है कॉलम्स का, ठीक है। अभी लेट्स से ये पर्टिकुलर वाला कॉलम, अभी मैं अगर इन अनपिवट का टेबल ओपन करता हूँ एंड इनिशियल स्टेज में जैसे ये वैल्यू थी, अभी ऐसे हो सकता है ना कि जैसे हर टाइम पे अनपिवट या पिवट करना पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे मेरे पास लेट्स से मेरे पास बड़ा टेबल है, अब टेबल प्रॉपरली स्ट्रक्चर है लेकिन कॉलम्स उसमें बहुत सारे, तो अगर मुझे कुछ वैल्यू देखनी है, लेट्स से मुझे देखना है कि ये पर्टिकुलर वन सेल के लिए या इस यूनिट सेल के लिए कितनी वैल्यूज है, ठीक है, या 1998 में कितनी वैल्यूज है, ऐसे कंसिडर करो कि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स है। लेट्स से कोई एक टेबल ये ले लेते हैं जिसमें मल्टीपल कॉलम्स हो, ठीक है, इसमें 12 कॉलम्स है, ये टेबल ले लेते हैं। तो अभी इसमें तो अपन पिवट अनपिवट नहीं कर सकते, कॉलम्स भी इसमें बहुत सारे हैं। अगर मुझे देखना है कि ये 215 नंबर के प्रोडक्ट के लिए उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या है, या सबसे लास्ट वाला कॉलम जो है यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी मुझे देखनी है, तो ये स्क्रॉल करते टाइम पे ये तो अपने को ध्यान रखना पड़ रहा है ना कि ये अभी 2 नंबर का रोज कौन सा है, हाँ तो 2 नंबर के रोज के हिसाब से देखो फिर, या अगर बीच की कोई वैल्यू हो जैसे 15 नंबर हो तो
ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना यहाँ पे ऐसे अंडरस्टैंड करना कि अरे 15 नंबर कौन सा, हाँ तो ये कहाँ पे रहेगा, हाँ ये वैल्यू। तो फाइंड करना और जज करना डिफिकल्ट है, इसमें एरर्स हो सकता है, ह्यूमन एरर, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम मशीन नहीं है, राइट। तो उसके लिए लेट्स से मैं अगर विद दिस पर्टिकुलर ये 250 की है, ये 15 नंबर पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल टेबल के फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन ओपन हुई है। नहीं आ रहा, ठीक है, यहीं पे देखते हैं। अगर मैंने इसको स्क्रॉल किया तो देखो ये एक साइड में मुझे कॉलम के नाम दिखाएगा और उसकी वैल्यू दिखाएगा। तो किसी भी चीज को हॉरिजेंटली देखने से अच्छा वर्टिकली उसको कॉलम्स में अंडरस्टैंड करना इजी होता है, राइट। तो मैं अभी 19 नंबर को सिलेक्ट किया तो आई नो कि दिस इज 262, ये उसका प्रोडक्ट की है। तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी तो ये इंफॉर्मेशन 262 की ही होगी, इसमें कोई मिसमैचिंग का या एरर का इशू ही नहीं है। मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट 181.49 है, यहाँ पे मैं श्योर हूँ। और वही चीज़ अगर मैं स्क्रॉल करके चेक करने जाऊँ तो हो सकता है वहाँ पे मैं गड़बड़ कर दूँ या गलत से कोई दूसरी वैल्यू देख लूँ। तो दिस इज वन ऑफ अ वे कि आप मल्टीपल बहुत सारे कॉलम्स हो उसको अगर आपको चेक करना रहेगा तो इस वे से आप चेक कर सकते हो। उस इस वाली इंडेक्स का जो एक कॉलम बाय डिफॉल्ट बनता है उसको सेलेक्ट करके आप उस एसोसिएटेड की के रिगार्डिंग जितनी भी वैल्यूज रहेंगी वो सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे कॉलम्स एंड वैल्यूज के सेक्शन में मिलेगी, ठीक है। नहीं नहीं, इतने और इम्पोर्टेंट ऑप्शंस नहीं है इसमें, इतने ही इम्पोर्टेंट गो टू कॉलम्स ना, इधर ये वाला ना, ये अभी जैसे मैं मान लो कि मैंने ये प्रोडक्ट का टेबल सेलेक्ट किया, यहाँ पे 15 20 25 30 कॉलम है। अगर मैं गो टू कॉलम्स क्लिक करता हूँ तो कॉलम्स की लिस्ट मेरे पास सामने देगा कि इस टेबल में इतने कॉलम्स हैं। लेट्स से मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट का कॉलम ओपन करना है तो आई सेलेक्ट दिस एंड क्लिक ओके, मैं उस प्रोडक्ट कॉस्ट के कॉलम पे चला जाऊंगा डायरेक्टली। तो स्क्रॉल करने से फाइंड करना से बेटर है आप गो टू कॉलम जाके उस कॉलम को फाइंड करो डायरेक्ट, हाईलाइट हो जाता हाँ वो डायरेक्टली उस कॉलम पे आपको लेके जाएगा। तो इट इज़ वन ऑफ अ यूजफुल ऑप्शन। कभी कभी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हो टेबल में, तो वो कॉलम्स मिलता नहीं जल्दी टेबल्स में स्क्रॉल करने के बाद, तो आप उसको फाइंड कर सकते हो व्यू में गो टू कॉलम्स से, ठीक है, ओके। ये जो स्टैटिस्टिक्स जो है ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते ये मोस्टली एकदम साइंटिफिक कैलकुलेशन जो होता है ना उसमें ये यूज़ होता है। जैसे अगर मैं ये स्टैंडर्ड में देखूँ तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये साइंटिफिक वाले जो है ये पावर स्क्वायर रूट वगैरह लॉगरिथम्स, ये जो प्योरली कैलकुलेशन बेस जो होता है ना रिपोर्टिंग, तो उसमें यूज़ होती है, ये रेयरली यूज़ होती है। ये बहुत जो हम बोलते हैं क्रिटिकल कैलकुलेशन होता है ना उसमें ये यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द केस हम यहीं तक सीमित हो जाते हैं, जितने भी जैसे मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शंस और स्टैटिस्टिक्स के जो जिसको हम एग्रीगेटेड फंक्शंस बोलते हैं, तो एग्रीगेटेड फंक्शंस तक हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन ये साइंटिफिक वाला रेयरली यूज़ होता है, ओके। इन दिस फील ऑप्शन जो है ये फील ऑप्शन, लेट्स से मेरे पास कोई एम्प्टी कॉलम हो और उसमें लेट्स से यहाँ पे 1 वैल्यू हो और बाकी की वैल्यूज एम्प्टी है, वहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं उस कॉलम को सेलेक्ट करके फील अगर क्लिक करूँ तो वो 1 1 सबको दे देगा, जितने ब्लैंक में है सबको 1 से भर देगा, वो इन शॉर्ट वो फील कर देगा वो एम्प्टी स्पेस को, ठीक है।
ऑलमोस्ट हमने पावर क्यूरी के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए हैं बहुत सारे। आप खुद इसमें और एक्सप्लोर करो ऑप्शंस, जितने ऑप्शंस आपको मिलेंगे बेटर ही है। जो कुछ समझ में नहीं आता है मेरे से पूछो, ठीक है। एटलीस्ट जितना हमने पढ़ा है उतने ऑप्शन तो हर किसी को अगर सपने में भी पूछेंगे तो भी वो, नींद में भी पूछेंगे तो भी आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिंपल है एकदम, प्रैक्टिस करो, एक 4-5 बार प्रैक्टिस करो तो डेफिनेटली वो याद आ जाएंगे ऑप्शन सारे। कौन सा वाला? ये 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 एक एआई फंक्शन है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हाँ, ये नहीं है, मतलब ये यूजफुल नहीं होते ये फंक्शंस, ये एआई रिलेटेड फंक्शंस होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो ये हमारे काम में नहीं आते हैं, हम नहीं यूज करते उनको, ठीक है। पावर BI का आर लैंग्वेज में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? आर लैंग्वेज यूज होती है बट आर कंपेरेटिवली बहुत ओल्ड हुई है अभी। पाइथन तो है, आर तो बहुत, हाँ, बहुत ओल्ड हुई है। बट वो भी रेयरली यूज होते हैं मोस्टली। ऐसा कुछ करता नहीं है कि आप पाइथन स्क्रिप्ट को यूज करके फिर पावर बीआई में करो। पाइथन बेसिकली जैसे उनकी जो लाइब्रेरीज है पाइथन की, तो कैलकुलेशंस के लिए वो यूज होती है मोस्टली, जैसे नमपा एंड पांडास जो लाइब्रेरीज है पाइथन्स की, तो वो कैलकुलेशन जैसे कोई क्रिटिकल कैलकुलेशंस बनाने के लिए वो यूज की जाती है। बट मोस्ट ऑफ द केस में जो रिपोर्ट्स हम बनाते हैं, हम बेसिकली डेटा सोर्स को ही कनेक्ट करते हैं जहाँ पे एक्चुअल डेटा रखा होता है। डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं अपन और अंडरस्टैंडिंग करके एनालाइज करके रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन जो है, हम कैलकुलेशन डैक्स जो है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, जो लैंग्वेज लॉजिक बनाने के लिए यूज होती है पावर बीआई में, उसको यूज करके हम कैलकुलेशंस बनाते हैं। हम देखेंगे बाद में, जैसे विजुअलाइजेशन हम स्टार्ट करेंगे तो हम डैक्स भी देखेंगे, ठीक है, डिटेल में देखेंगे डैक्स। तो पावर क्यूरी मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे अभी हम एंड करेंगे। जितने भी टेबल्स लोड किए कल से, हम कल मैं आपको ये मर्ज क्यूरीज जो है, मर्ज क्यूरीज कल सिखाऊंगा। देन हम मॉडलिंग का जो पार्ट है वो कल स्टार्ट कर देंगे। एक आधे घंटे के इसमें मर्ज क्यूरीज खत्म हो जाएगी। स्कीमाज नहीं, वो तो मॉडलिंग में आएगा ना। हाँ, जब मॉडल बनेगा आपका तब वो उसके टाइप होते हैं ना, स्नोफ्लेक स्कीमा एंड स्टार स्कीमा। आपने बता दिया स्टार, स्नोफ्लेक एंड गैलेक्सी भी होता है, ठीक है। बट गैलेक्सी में मल्टीपल ट्रांजैक्शन टेबल्स होते हैं, तो मल्टीपल जैसे, हाँ, मल्टीपल फैक्ट टेबल्स होते हैं। जैसे एक स्टार होता है तो गैलेक्सी में जैसे जैसे अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है, राइट। तो उस गैलेक्सी में एक स्टार रहेगा और अलग अलग उसके उसके साइड में अलग अलग प्लैनेट्स रहेंगे, जैसे मल्टीपल होगी ना, तो उसको इसलिए गैलेक्सी बोला जाता है। बोल सकते हैं मल्टीपल स्नोफ्लेक्स, ठीक है। तो वो देखेंगे जैसे मॉडलिंग पार्ट शुरू होगा हमारा, मॉडलिंग जैसे हम बनाएंगे उस टाइम पे अपन वो देखेंगे कि कौन से स्कीमाज है, कैसे आइडेंटिफाई करें स्कीमाज को, कौन सी सुटेबल होती है, ये देखेंगे अपन डिटेल में, ठीक है। तो आज का लेक्चर एंड करते हैं, कल मिलते हैं अपन, ठीक है। चलो देन, बाय बाय।